हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएसटी का आपका एग्जाम है, तो इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। आपने देखा होगा कि मैंने पुरानी वीडियोज भी आपको प्रोवाइड करी थी और एक्सपीरियंस होने की वजह से काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आपको मिले भी होंगे, है ना। तो अब इस वीडियो को देखो और बेनिफिट उठाओ। और और पहला है कि व्हेन वाज द अवध एनेक्ट बाय द ब्रिटिशर्स। जो अवध है ना, वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कब एनेक्स किया गया था, मतलब उस पर अपना कंट्रोल जमाया गया था, नियंत्रण किया गया था। तो वो 56 में किया था, 1856 में। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में पूछ रहे हैं, 1857 में। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। नेक्स्ट है हु लेड द रिबेलियन इन झांसी इन 1857। झांसी के अंदर अंग्रेजों से किसने विद्रोह किया था? तो आपको पता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब थोर्नी शब्द होते हैं, मतलब कांटेदार जो है जो पौधे होते हैं, और स्टफ मिलने के ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर उगते हैं? तो ये वहाँ उगते हैं जब बारिश बहुत कम होती है। तो ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल या एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, एरियाज ऑफ मॉडरेट रेन या नन ऑफ दीज। तो इसका आएगा ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ वाइटल क्लींसर ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब कौन है जो पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं? वल्चर है, एलिफेंट है, टाइगर है या डियर है? देखिए, जो पर्यावरण को साफ करते हैं ना, वो वल्चर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट जो है इंडिया की, उसमें क्या क्या चीज होती है? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, प्रेसिडेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों ही होते हैं। डी आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये सच है या झूठ है। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको, और अगर वो फॉल्स है तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। द प्रेजेंट नॉमिनेट्स 20 मेंबर्स इन द राज्यसभा। तो ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है ना, वो 20 मेंबर को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के अंदर। तो ये बिल्कुल गलत है, 12 करते हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या है? इनकरेक्ट। ठीक है। जब आप एग्जाम में करेंगे तो ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है फेडरलिज्म रेफर्स टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ये कह रहा है कि फेडरलिज्म वहां पाया जाता है जहां पर एक लेवल से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। तो भारत देश के अंदर भी आप देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट है मोदी की, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसे हम स्टेट बात करें यूपी में योगी की, है ना। तो इस तरीके से जब एक देश के अंदर एक से ज्यादा लेवल पर गवर्नमेंट होती है ना, तो वो फेडरल सिस्टम होता है। तो ये कह रहा है फेडरल सिस्टम वहाँ होता है जहाँ पर एक लेवल से ज्यादा गवर्नमेंट होती है। तो ट्रू है, ये करेक्ट लिख देंगे। ये कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है ना, वो फादर माने जाते हैं, मतलब फादर है, माने जाते फादर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये बिल्कुल ट्रू है, 100% ट्रू है कि वो फादर हैं किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, मतलब पिताजी कहे जाते हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि उन्होंने बनाया था। ठीक है, तो करेक्ट है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं कि द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाज इम्प्लीमेंटेड बाय डैश। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है ना, विलय की नीति, वो किसने इम्प्लीमेंट करी थी? तो वो करी थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये जो लैब्स, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है ना, विलय की नीति, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। ठीक है। फिर अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते कि रानी चेन्नम्मा वो कहाँ की रूलर थी? तो वो कहाँ की थी? कर्नाटक की, कित्तूर की। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि डैश अलायंस वाज इम्पोज ऑन मैसूर आफ्टर द बैटल ऑफ श्रिंगापतम। तो जब श्रिंगापतम की जब बैटल हुई थी तो कौन सा अलायंस लगाया गया? तो श्रिंगापतम के नाम से ही लगाया गया था। तो वही आप लिख देंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन द ईयर
ये जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ये कब हुई थी? आप ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला करो कि जो प्लासी की लड़ाई वो कब लड़ी गई। तो अगर बक्सर की लड़ाई की बात करें तो वो 1764 में लड़ी गई थी, और अगर हम प्लासी की लड़ाई की बात करें तो 1757 में लड़ी गई थी। फिर नेक्स्ट है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। तो ये कह रहा है कि कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। भाई देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए तो चाहिए ना ताकि जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो रूल्स रेगुलेशन सही से कर सके। गवर्नमेंट के साथ साथ जो नॉर्मल पीपल है उनको राइट और पता लग सके उनके राइट क्या क्या है, सोसाइटी को कैसे रन करना चाहिए और किस प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो हमें इंफॉर्मेशन दी होती है। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अभी सुन लो इसकी लैंग्वेज, आप अपना बना के भी लिख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी फॉर एनी कंट्री बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ टेल्स व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बता देता है कि हमारी सोसाइटी का बेसिक नेचर क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट फॉर्मुलेट्स द आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच सिटीजंस कैन बिल्ड देयर कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर विशेस एंड ड्रीम्स। देखो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बता देता है कि हमें वो आइडियल्स दे देता है कि हमें किस प्रकार से किन चीज़ों को फॉलो करना है कि हमारी जो इच्छाएं और जो हमारे सपने वो पूरे हो सके। ये संविधान में साफ बताता है। और ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नीडेड बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विल बी इन द कंट्री। आप इतना भी इसमें कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता देता है कि पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार का हमारी कंट्री में होगा। और आगे बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो इतना बहुत है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें लॉ वगैरह रूल्स रेगुलेशन नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कंट्री के अंदर डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले निभाता है पॉलिटिकल सिस्टम में भी। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए भी जरूरी है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नीडेड बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स अस टू कंट्रोल अवर सेल्फ। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद पर अपने ऊपर कंट्रोल करना भी सिखाता है, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, जिससे हम अपना नुकसान करने से बच सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर तो देखो एक्सप्लेन भी किया गया है, आप एक एक पॉइंट जैसे बताना चाहते हो थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, जैसे इसमें यहाँ से यहाँ तक बता सकते हैं। ठीक है, और इसका आप इतना बता सकते हैं। इतना बता सकते हैं। ठीक है, बहुत है। ठीक है, और शॉर्ट नोट कह रहा है कि पावर को सेपरेट किया जाता है भारत के अंदर, है ना, किया गया है ना, और भी देशों में किया गया है। तो सेपरेशन इसलिए किया गया ताकि देश में ना बहुत अच्छे से काम हो सके, और स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये उनमें आपस में जो है ना किसी प्रकार को लेकर मतभेद ना हो, लड़ाई वगैरह ना हो, फाइटिंग ना हो, उनके रूल्स और रेगुलेशन साफ उन्हें पता लगे उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, और फेडरल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी था कि पावर को डिवाइड कर दो। तो पावर को जो बचे डिवाइड 3 पार्ट में किया गया, सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल में। ठीक है, सेंट्रल जैसे अगर हम बात करें कोई भी फॉरेन अफेयर है, मतलब कोई विदेशी मामला आ जाता है, जैसे बैंकिंग का सिस्टम का कोई रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, जैसे नोट छपे थे, नए नोट बने थे, तो वो सेंट्रल के हाथ में। दूसरा स्टेट होता है, जो स्टेट के अंदर जो ट्रेड हो रहा होता है ना, ट्रेड मतलब व्यापार जो होता है। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है तो वो उसको देखना पड़ता है। और लोकल के अंदर जैसे सड़कें छोटी गली मोहल्ले की बनाना, नालियाँ बनाना, स्कूल बनाना, तो ये अलग अलग काम सौंप देते ताकि पूरे देश अच्छे से काम कर सके। ठीक है, बाकी ये भी सुन लो, द डिवीजन ऑफ पावर। द डिवीजन ऑफ पावर मीन्स द डिवीजन ऑफ पावर इनटू डिफरेंट लेवल। डिवीजन पावर का मतलब होता है कि पावर को अलग अलग स्तरों में बांट देना। द डिवीजन ऑफ पावर इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम। और हमारे फेडरल सिस्टम का सबसे बड़ी विशेषता ये पाई जाती है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आप देख सकते हो। तो हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पावर जो है उसका मतलब होता है एक से ज़्यादा लेवल पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एक्स्ट्रा में ज़्यादा बता रखा है, आप इतना भी लिख सकते हैं, बहुत है। ठीक है, समझाने के लिए ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो लॉ बनाने का काम करती है, एग्जाम्पल दे रखा है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो जो लॉ बनाया जाता है उसको, ठीक है, क्या करती है, डू द वर्क ऑफ मेकिंग लॉ फॉर द रिस्पेक्टिव। और
जो स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट के लिए बनाती है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के लिए बनाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए बनाती है। और लोकल लेवल जिनके पंचायत हो गए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, ये अपने लेवल के लोग बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट। जो इंडियन पार्लियामेंट है एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रोलिंग, अगर इंडियन पार्लियामेंट कंट्रोलिंग का काम भी करती है, गाइडेंस का काम भी करती है, और इंफॉर्मेशन देने का काम भी करती है, सीजीआई का काम करती है। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कंट्रोलिंग भी करती है, गाइडेंस भी करती है, इन्फॉर्म भी करती है। तो कैसे बताओ? तो आप बताओगे पार्लियामेंट जो होती है ना भारत के अंदर, वो सुप्रीम है, सबसे बड़ी है, क्योंकि वो लॉ बनाती है। आपको पता होना चाहिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। और इसके 3 अंग होते हैं पार्लियामेंट के। मैंने बताया था ना पार्लियामेंट में 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है प्रेसिडेंट खुद। तो इंडियन पार्लियामेंट क्रिएट्स अ वैरायटी ऑफ रोल्स। इंडियन पार्लियामेंट बहुत सारे रोल निभाती है। पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट इन द वेरियस वेज। पार्लियामेंट जो है वो बहुत तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फॉर दिस पार्लियामेंट स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट बाय आसिंग नो कॉन्टेस्ट मोशन। और देखो पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश करते हैं कंट्रोल पूरी गवर्नमेंट पर, ठीक है। और स्टॉप एंड मतलब पूरे उसको ना, जैसे वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसको पूरा कंट्रोल करती है। जैसे उसमें क्वेश्चन भी पूछती है कि तुमने कैसे करा, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है बहुत गाइडेंस का भी काम करती है गवर्नमेंट को कि आप इस तरीके से काम करो, टाइम टाइम उसको इन्फॉर्मेशन देती रहती है। और पार्लियामेंट के अंदर ही तो होते हैं जो बिल पास किए जाते हैं, बिल लिए जाते लेकर आए जाते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और कि कौन सा लॉ बन रहा है, कौन सा कानून बन रहा है, इस तरीके से। तो पार्लियामेंट तीनों काम करती है। आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि आपको 3 तरीके बताने हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। आप जमीन को बचाने के लिए क्या कर सकते हो? देखिए अगर स्पीड तेज लगे ना, तो यूट्यूब पे 3 डॉट होते हैं, वहां से स्पीड आप धीरे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 3 तरीके बताओ जिससे हम जमीन को बचा सकते हैं। जमीन अपने नेचुरल रूप में होती है ना, तो उसको बचाने के लिए 3 तरीके कौन से हैं? अगर ये क्वेश्चन नहीं करते तो आप इसके नीचे वाले भी कर सकते हो। पानी को बचाने के 3 तरीके क्या हैं? देखो यहाँ अगर आपको बड़ा लिख रहा है तो अपनी लैंग्वेज में छोटा करके बना के लिख सकते हैं पूरे पॉइंट, ठीक है। यहाँ तो एक्सप्लेन किया गया है ना, ठीक है। तो जितने शब्द बोले उतने ही लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे ये इसलिए बड़े लिखे हैं तो जैसे अगर 6 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप कर पाओ। तो लैंड रिसोर्स जो है ना वो कैसे बचा सकते हैं? पहला अफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ों को लगा के। सिर्फ इतना लिख देना कि अगर हम इफ वी वांट टू कंजर्व अवर लैंड वी हैव टू ग्रो मोर ट्रीज। सिंपल भी लिख सकते हो। और जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ होते हैं ना, तो वहाँ पर लैंड रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। शॉर्ट में एक लाइन बता दी थी, बस वही लिख देना। प्रोहिबिशन ऑन एंक्रोचमेंट। देखो ये हम क्या कर सकते हैं? एंक्रोचमेंट को रोक कर सकते हैं। कैसे? वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग लैंड रिसोर्स इज मोस्ट इज ऑर्गेनाइजिंग और ग्रेजिंग बाय एनिमल। देखो एनक्रोचमेंट कैसे होती है? अगर जानवर एक जगह पे बहुत ज़्यादा चराई कर लेंगे मतलब उसको खा जाएंगे, तो वो ज़मीन खराब हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करके, कि ये नहीं कि भाई एक लिमिट से ज़्यादा आप वहाँ पे ग्रेजिंग करवा दो जानवरों को, मतलब चरा दो, तो ये गलत है। तो ओवर ग्रेजिंग मतलब कुल मिला के आपको ये बताना कि ओवर ग्रेजिंग को रोक कर। तीसरा बता सकते हो कि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका जो यूज़ है वो लिमिटेड करके, क्या करके? लिमिटेड करके, ठीक है। देखो अगर केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज़ होगा तो वो जब नदियों में जाएगा या जिस भी ज़मीन पे जाएगा उसको गंदा कर देगा, उसको ख़राब कर देगा, उसको कुछ भी उग नहीं पाएगा। तो इसलिए लैंड पर अगर हम केमिकल्स फ्लो कराएंगे तो नुकसान कर देगा, तो इसलिए उसको पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? न्यूट्रलाइज करना चाहिए, ठीक है। तो अपना बना के लिख देना, बाकी मैंने दिखा भी दिया है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है पानी को बचाने के 3 तरीके। ये भी आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। पानी को बचाने के 3 तरीके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे अगर टैप ओपन है तो उसको आप क्लोज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो फार्मर्स हैं वो ड्रिप सिस्टम अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर देकर घबरा दो कि इतने बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे क्या? नहीं, आप टू द पॉइंट 3 पॉइंट छोटे छोटे अपने कर रखे हैं, बहुत है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो आप इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल है उसको पहले ट्रीट कर दो, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसके बाद नदियों में बहाओ, तो पानी का पोल्यूशन नहीं होगा।
अगर आपको पानी को कंजर्व करना है तो आप बारिश के पानी को भी सेव कर सकते हैं। देखा, ऑन द वे ऑफ कंजर्विंग वाटर रिसोर्सेज इज टू स्टोर रेन वाटर, इट कैन बी यूज बाय स्टोरिंग रेन वाटर। आप सिंपल भी लिख देंगे बाय स्टोरिंग रेन वाटर, तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो और बाकी मैंने बता दिया इरिगेशन। इरिगेशन में आप सिस्टम चेंज कर लो, स्प्रिंकलर सिस्टम से करो या ड्रिप। स्प्रिंकलर में क्या होता है, फुहारे की तरह पानी डाला जाता है पौधे के हर हिस्से में, और ड्रिप की मदद से पूरे खेत में पाइप बिछा देते हैं। ठीक है, पाइप बिछा दिया तो उसमें छेद होता है, वहाँ से पानी लीक होकर मिट्टी में से गीली रहेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर खोल देंगे तो। अब 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाइल्ड लाइफ के बारे में बताओ कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। देखो, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम वेजिटेशन की बात करें, मतलब जितने भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो सब हमारे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वैसे से हमसे वाइल्ड लाइफ पूछा है, वेजिटेशन के बारे में इसलिए लिख दिया कि अगर वेजिटेशन पूछेगा तब भी बता देना। तो वाइल्ड लाइफ, ये जो जीव जगत है, इनके क्या फ़ायदे हैं। देखो, हम अगर जंगल में जाते हैं तो हमें लकड़ी मिलती है, हमें बहुत सारे जानवर मिलते हैं, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, सबसे बड़ी बात ऑक्सीजन मिलती है। और ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, एक्वाटिक जितने भी हों, इन सब की लाइफ को सेव करने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और हमें इन्हीं से मिल्क, मीट, स्किन, ये सब मिलता है। जैसे कीड़ों से हमें हनी मिलता है। तो कुल मिलाकर हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनको और अच्छे से डेवलप करना चाहिए ताकि ये सेफ रहे। और वाइल्ड लाइफ में एक बात ये भी कि इसमें स्कैवेंजर भी होते हैं जो पर्यावरण को साफ करने का काम करते हैं। जैसे कोई मर गया तो उसको खा लेते हैं, तो एनवायरनमेंट को प्योर भी करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में मैंने बताया, और ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना बना बना के लिख सकते हैं। अब सेक्शन सी पर आ जाइए। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट वर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857। जब 1857 का विद्रोह हो गया तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से चेंज करे। तो आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 द ब्रिटिश मेड वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। तो हमने बोला कि ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं, उनमें तो कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। आपको पता होगा कि जब 1857 का रिबेलियन हो गया था, विद्रोह हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या चेंज किए थे। पहला तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया था जिसमें बोला था कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होगी ब्रिटिश एम्पायर की। ठीक है, तो अब सारा का सारा जो भारत की जो अथॉरिटी थी ना, वो ब्रिटिश के हैंड में चले गए। बस मेन आप इतना बता देना। ठीक है, तो ये बाकी एक्सप्लेन सुनना है, पढ़ना है तो आप देख सकते हो कि ब्रिटिश के अंदर एक मेंबर जो थे ना, उन्होंने कैबिनेट बिछाई थी, और फिर उन्होंने बोला कि इंडिया के लिए एक जो है ना पर्सन को हमें अपॉइंट करना है जो हमारी ओर से होगा और हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो और जब काउंसलिंग हुई तो उसे इंडिया के जब उसे बोला कि इंडिया काउंसिल और गवर्नर जनरल बोल दिया। और जो गवर्नर जनरल था, तो जो गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय बोलना लगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो पूरा उस इलाके में पूरा कंट्रोल रखता था। ठीक है, और पता है उस गवर्नर जनरल को या वायसराय को क्या माना गया, उसे राजा का जो है ना, या जो रानी है, ठीक है, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन माना गया। ठीक है, उस इसका दूसरा पॉइंट बताता हूँ। देखिए कि इसमें ना जब 1857 था, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ये बोल दिया था कि जितने भी भारत के अंदर राजा महाराजा उनकी जो टेरिटरी है ना, वो अब ऑक्यूपाई नहीं की जाएगी, वो उनके हाथ में रहेगी। जो पेंसिली स्टेट है ना, वो आपके हाथ में रहेंगे, और वो आप अपने डिसेंडेंट को दे सकते हैं, मतलब अपने आने वाले बच्चों को दे सकते हैं। और जो अगर वो सजेरियन है, मतलब ही वाज इंस्पायर्ड टू एक्सेप्ट द क्वीन ऑफ ब्रिटेन एज ए सजेरियन, सिमिलरली इंडियन वर गिवन फ्रीडम टू द रूलर अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। बस उनको क्या करना है कि उन्हें ये स्वीकार कर लेना है कि आप ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में रहकर आप काम करेंगे। ठीक है, और आप गोद लिए बच्चे को जो है वो अपना सकते हो। जो एडॉप्टेड सन है ना, उसको भी अपना ले जाएगा राजा के रूप में। तीसरा, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद ये किया कि अपनी आर्मी में जो इंडियन सोल्जर है उनको रिड्यूस कर दिया। उन्होंने यूरोप के सोल्जर्स को उसमें फिल करना शुरू कर दिया, और भी उन्होंने बहुत से चेंजेस करे थे। आप इतना बता सकते हैं
बाकी बताना चाहे तो ये बता सकते हैं कि इन्होंने भारत के अलग अलग लोगों को भी शामिल कर दिया, जैसे गोरखा को, सिखों को, पठानों को भी शामिल कर लिया, ताकि एक प्रकार के लोग रहेंगे तो वो रेबल कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। अलग अलग होंगे तो विद्रोह नहीं कर पाएंगे। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम पर, देखो ब्रिटिश सरकार जो मुस्लिम को बहुत गलत दृष्टि से देखती थी, तो उन्होंने क्या करा कि 1857 के बाद उनकी जो लैंड थी ना, जमीनें थी, वो कॉन्फिस्केटेड कर दी, जब्त कर ली बहुत बड़ी मात्रा में। और उनको वो शक की नज़र से देखते थे और उन्हीं को मानते थे कि ये जो रिबेलियन का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये ब्रिटिश ही है, क्योंकि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे वो ब्रिटिश के थे, तो जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने फिर इनको ज़्यादा सताया। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द रिलीजन, उसके बाद ब्रिटिश ने कहा कि भारत में जो भी धर्म होगा उसकी पूरी रिस्पेक्ट की जाएगी, जो उनके रीति रिवाज है उनको माना जाएगा। और पॉलिसी जो बनाई गई वो लैंड ओनर की फेवर में बनाई गई, जमींदार की फेवर में बनाई गई कि अब आपकी प्रॉपर्टी आपसे ली नहीं जाएंगे। अगर आप ऊपर वाला नहीं करें तो आप ये वाला कर सकते हैं कि व्हाट वर द रीजन फॉर रिबेलियन ऑफ 1857, मतलब 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसके कारण क्या थे, आखिर क्यों हुआ रिबेलियन। देखिए मैनी फैक्टर्स आर सीन इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो बहुत सारे फैक्टर थे जिससे कि 1857 में विद्रोह हुआ था। देखिए पहला तो रीजन ये था कि जो लॉर्ड डलहौजी था ना, उन्होंने एनेक्सेशन ऑफ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिससे कि भारत के लोग बहुत बड़ी मात्रा में गुस्से में आ गए थे। मैं ऊपर पढ़ा भी था, ठीक है, कि वो एक तरीके दूसरे राज महाराजा को, जितने भी उनकी जमीनों को कब्जे में लेने की उसकी पॉलिसी थी, ठीक है, जिससे क्या हो रहा था कि बहुत से जो प्रिंसली स्टेट थे ना, वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के कब्जे में आए जा रहे थे। ठीक है, मैंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट पढ़ाया था ना आपको, तो इस तरीके से वो सारी जमीनें अपने कब्जे में कर रहे थे। जैसे किसी राजा की अगर अपनी संतान नहीं है, गोद लिया बच्चा, तो माना नहीं जाएगा, तो इससे विद्रोह हुआ। और क्या कारण था, और ये कारण था कि 1857 में जो पेंशन होती थी ना, पेंशन, तो जो राजाओं को जो पेंशन मिलती थी ब्रिटिश सरकार ने वो बंद कर दी, जिससे और भड़क गए। जैसे नाना साहब हैं, ठीक है, जो पेशवा बाजीराव के गोदले बच्चे थे, तो उनकी पेंशन बंद कर दी। ऐसे कर्नाटक, सूरत, तंजावुर में भी ऐसे ही मतलब बहुत सी घटनाएं घटी, जिसकी वजह से राजा महाराजा जो थे ना, उनकी बहुत हालत खराब हो गई, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे ब्रिटिश सरकार के। और एक कारण ये था कि द असैसिनेशन ऑफ अवध। देखो जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, अभी तो डीपली सुनो, क्योंकि इन्हीं के बीच में अगर कोई और क्वेश्चन बन गया तो कर तो लोगे। देखो अवध पे जब ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया ना, तो जो वाजिद अली शाह था, लास्ट नवाब था अवध का, उसको हटा दिया था, ठीक है। और उन्होंने पता क्या बोला था कि ये ना सही से काम नहीं कर रहा है, मिस गवर्नेंस का काम कर रहा है, और इसलिए उसे हटा दिया, जिससे कि लोगों में रोष फैल गया, जबकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। ऐसी ब्रिटिश जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवार थी, जिससे कि वैसे भारत के किसान, भारत के जो लोग हैं ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि उनकी टैक्स लेने की जो पॉलिसी थी ना, वो ऐसी थी कि उनकी जमीन सारी गवर्नमेंट की हो जाएगी, जिसके से उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। ऐसी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो भी बहुत बड़ा कारण रही है, जिसकी वजह से लोग जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत मात्रा में ब्रिटिश सरकार ने इसको नुकसान पहुंचा दिया था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो राजा महाराजा पर वो करा तो सिर्फ फिजूल खर्ची मानते उन सबको बंद करवा दिया। तो जो हाथों से बने हुए काम थे लोगों के बंद होने लगे, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ये भी एक कारण था। ऐसे ही 1857 में इंडिया के सोल्जर्स के अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना वो विद्रोह हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो जो कारतूस थे, जो हथियार थे ना, तो जो कार्ट्रिजेस, ठीक है, जो बने हुए थे वो काऊ और पिग से बने हुए थे, तो जिसके वजह हथियार जो बने थे, तो उसको तो इस समय उनके सेंटिमेंट्स को बहुत ज़्यादा एक तरह से झटका लगा, इंसल्ट फील हुई उन्हें। तो उनको ये तो हमारे रिलीजन को ही ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसलिए भी विद्रोह हो गया। और एक ये भी था कि जो आर्मी के पर्सन थे ना, जो भारत के लोग जो काम करते थे, उनके साथ इक्वली बिहेव नहीं किया जाता था। उनको सैलरी कम देना, उनको राइट कम देना, उनको प्रमोशन कम देना, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार के साथ विद्रोह कर दिया। आपको वैसे भी 3 या 4 पॉइंट लिख लेना।
अब ये कह रहा है एक्सप्लेन करो कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, पार्लियामेंट का क्या रोल है। देखिए पार्लियामेंट इंडिया की जो है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कितना बड़ा इसका काम है। पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट इसके अंदर, ठीक है। हाउस दो होते हैं और ये इंडियन पार्लियामेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से इंडियन पार्लियामेंट बनती है। और इंडियन पार्लियामेंट जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है जो भी देश के अंदर नेशनल लेवल पर जो भी इलेक्शन होते हैं उनमें। तो आओ समझते हैं। जब लोकसभा में इलेक्शन हो जाते हैं तो एमपी की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, तो जिसको मेजोरिटी मिलती है फिर उसी की पार्टी बनती है, उसी की गवर्नमेंट बनती है। तो यहाँ लोकसभा से डिसाइड हुआ, अगर लोकसभा ही ना होती तो पता कैसे चलता किसकी मेजोरिटी है किसकी माइनॉरिटी है। तो लोकसभा से मेजोरिटी पता लगती है और मेजोरिटी से ही जिसके पास गवर्नमेंट की मेजोरिटी आती है वो अपनी गवर्नमेंट बनाता है। जैसे भारत के अंदर 543 सीट से 2 सीट राष्ट्रपति चुनता है, तो 545, जिसके बाद 272 सीट होंगी वही अपना नेता बना सकता है, मतलब प्रधानमंत्री बना सकता है। और इलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा। और इलेक्टिंग का काम जो है, जो एग्जीक्यूटिव को इलेक्टिंग किया जाता है, चुना जाता है, वो लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज, देखो जो भी लोकसभा कानून बनाती है उसे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, विधायिका जो होते हैं, उसे लागू कर देती है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है रूलिंग पार्टी का, लोकसभा के अंदर ही होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने मिनिस्टर चुनता है, ठीक है। जैसे उसी को अलग अलग राइट देते हैं, जैसे कोई हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, तो ये लोकसभा से ही है सारा, संसद से ही है सारा, वो राज्यसभा से भी हो सकता है। तो संसद के काम है ना। और ये आप पढ़ना जो पढ़ सकते हैं, इसे रहने दो। मतलब इसमें बता रहा है कि अभी हाल में बहुत से मतलब अभी गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी की नहीं मिल पा रही, तो लोग कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, मतलब अलायंस कर लेते, गठबंधन बना लेते और फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो राज्यसभा की बात करें, अगर एग्जाम में आपसे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आए तो राज्यसभा और लोकसभा में आप डिफरेंस बता दोगे। लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा जो होता है अपर हाउस होता है, ठीक है। लोकसभा में जो पर्सन होते हैं ना वो पब्लिक द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जबकि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पर्सन को करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने आप। उसमें सिलेक्शन होता है, इसमें इलेक्शन होता है, ठीक है। और देखो राज्यसभा जो होती है वो मनी बिल को ना पास नहीं कर सकती, जबकि लोकसभा मनी बिल को पास कर सकती है। और लोकसभा में जो भी बिल आता है वो राज्यसभा में आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, उसको 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है ना वो 14 दिन तक रोक सकती है उसको। तो ऐसे आप बना के इसे अपना बता सकते हो, बाकी डिटेल में पढ़ना तो आप ये पढ़ भी सकते हो। तो मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, आप अपने आप 4 पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे निकाले ना। अब ये कह रहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको दो, अच्छा अभी लॉन्ग क्वेश्चन, अभी सॉरी सेक्शन ये आ गया है और ये आपका पैसेज है। और पैसेज सबसे इजी होती है डियर, ठीक है। आपको ये पढ़ना है और फिर आंसर देना है। मैं आपको बता दूं कि सोल इरोजन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ अपर लेयर, जब मिट्टी की ऊपरी लेयर हट जाती है ना उसे सोल इरोजन कहते हैं। तो अब ऐसे आप खुद पढ़ेंगे, इसका आंसर आप मुझे बताएं। मैं एक बार हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है ना, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है आप बताएं ना जरूर कमेंट करके, ठीक है। आप हर बच्चे का जो कमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन डी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसमें पैसेज है आपकी और फिर आपको इसके आंसर्स बताने हैं। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट पैसेज, लेकिन मैं आपको पहले सारे पैसेज इसमें दिखा देता हूँ, फिर सीधा हम इंग्लिश में करेंगे, ठीक है। और कई बार कुछ आंसर जो है ना पैसेज से मिल जाते हैं, तो जब पेपर आएगा तो पहले पैसेज जरूर देख लेना, ठीक है। जैसे कहीं कहीं डाउट हो तो आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। आप करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मेजर थ्रेट टू सोइल एज अ रिसोर्स। अब मिट्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है। तो अगर मिट्टी हट जाएगी वहाँ से तो वो उसके लिए खतरा है, मिट्टी अपने नेचुरल रूप में नहीं रह पाएगी,
तो सोल इरोजन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। इनमें से कौन है जो मिट्टी को खराब नहीं करता, मिट्टी की शक्ति खत्म नहीं करता? तो वो है टोपोग्राफी, ठीक है। बाकी पेड़ों को काटोगे, पशुओं को चराओगे, बाढ़ आएगी, तो इन सबसे नुकसान है, लेकिन टोपोग्राफी कोई नुकसान नहीं देती। फिर विच फैक्टर कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, किससे मिट्टी की डिग्रेड होती है इनमें से? तो देखो मनुष्य से भी होती है और नेचर से भी होती है, ठीक है। मनुष्य में आप बता सकते हो, जैसे मनुष्य ओवरग्रेजिंग करवा रहा है पशुओं से, डिफोरेस्टेशन करवा रहा है, और नेचुरल में फ्लड आ गए, इस तरीके से। तो ए और बी आ गए। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट पैसेज है जो अलीवर्दी खान से रिलेटेड है, सैयदुल्ला से रिलेटेड है। जब वो मर गया तो सैयदुल्ला बन गया, ब्रिटिश सरकार चाहती थी अरे सैयदुल्ला को बन गया भाई, ये तो अपनी मर्जी से काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि ऐसा नवाब बने जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, है ना। तो वही कहानी आपने पढ़ी होगी चैप्टर में। तो आंसर बताओ कि हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद कौन नवाब बना था? सैयदुल्ला बन गया था। हु वाज कीन ऑन हैविंग ए पपेट, कौन कठपुतली वाला राजा बनाना चाहता था? कौन बनाना चाहता था? ब्रिटिश, इनकी गवर्नमेंट, इनकी कंपनी। और हु आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप द फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यूज। देखो सैयदुल्ला बहुत तेज था, अपनी मर्जी करता था, उसने ब्रिटिशर को साफ बोल दिया था कि कोई रिवेन्यू वगैरह कुछ भी नहीं देना, मतलब ब्रिटिशर को क्यों दें हम। तो वो कौन था? सैयदुल्ला था। तो उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है 10th। तो यहाँ पर आपको पार्टी वाला दे रखा है, पॉलिटिक्स में से अब आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। तो आप देखेंगे ये तो टोटल लिखा हुआ है, ये रहा 116। तो इस तरीके से क्षेत्र विकास पार्टी सबसे बड़ी है। फिर कह रहा है कि मेजोरिटी के लिए कितनी सीट्स चाहिए। तो देखो आधे से ज़्यादा चाहिए होते, 285 दे रखा है, तो इसे डिवाइड करो तो 142.5, ठीक है। तो किसी को मिला नहीं है, ठीक है। तो अगर 142.5 है तो हम हमेशा कंप्लीट नंबर लेते हैं, तो 143 आएगा, ठीक है। और किसको इंडिपेंडेंट माना जाता है? जो किसी पार्टी का नहीं होता, जो किसी पार्टी का नहीं होता। फिर अब अगला क्वेश्चन क्या रहा है, आपकी टोटल 4 पैसेज आएंगी। तो अब ये आपकी पैसेज है। अब आपको बताना है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है? अफ्रीका से, एशिया से, नॉर्थ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो एशिया आंसर आ जाएगा। उसके बाद विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। कौन सा पहाड़ है जो एशिया यूरोप को अलग करता है? वो है यूराल। फिर कंटिनेंट जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सा है? तो ईस्ट की तरफ एशिया पड़ता है, भारत आ गया, है ना, भारत भी एशिया में है। और कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया कॉल्ड क्या बोलते हैं? देखो कंबाइंड बोलते हैं ना, कंबाइंड। तो यूरोप और एशिया को जोड़ो क्या बोलेंगे? यूरोशिया, यूरोशिया, ठीक है, ये होगा यूरोशिया। अब सेक्शन ई पर आ जाओ। तो ये जो सेक्शन ई है ये मैप वर्क है, और ये आपको कोई 4 भरने हैं, केवल 4। तो दिल्ली कहाँ पर है? झांसी, बरेली, फैजाबाद, कानपुर। ये सारे के सारे यूपी में है। दिल्ली देख लो कहाँ है, फैजाबाद कहाँ है, झांसी का है, कानपुर का है और बरेली का है, ठीक है। यूपी में भी आपको सही जगह भरना होगा। अब जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनके लिए क्वेश्चन आते हैं, ये आपको नहीं करने होते, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे वो करेंगे कि मुगल एम्पायर जो है 1857 में कौन था जब विद्रोह हो रहा था? तो बहादुर शाह जफर था। ये आप में पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं बाद में, है ना, आप इनको इग्नोर मत करना है। और कौन सा स्टेट है इसमें? झांसी है, तो वो यूपी है, उत्तर प्रदेश। और ओल्ड जमींदार कौन था बिहार का जिसने रेबल सिपाही में जो है विद्रोह किया था और भाग भी लिया था? वो था कुंवर सिंह, ठीक है। और कौन सा स्टेट है, मतलब किस स्टेट में फैजाबाद है? तो हम जानते ही उत्तर प्रदेश में है। और कानपुर में जो विद्रोह हुआ था उसको किसने लीड किया था? नाना साहब ने। तो डियर इस तरीके से पूरा सैंपल पेपर समझा दिया। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैथ्स का भी देख लो, और जो भी सब्जेक्ट के बनाए हैं उनको भी देख लो डिस्क्रिप्शन में जाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।